हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 के लिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, जिसका सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने उसी वीडियो में कवर किया था। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पर सेक्शन सी, डी एंड ई, जो कि मेन पार्ट होता है हमारा पेपर का। तो इनको कैसे हमें सॉल्व करना है और मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस पेपर विद द सेक्शन सी। तो इसमें हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इंटीग्रेशन का। तो हमें नीचे पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको और भी ईजी बनाने के लिए क्या करें, आप जो एक्स स्क्वायर है इसको टी पुट कर लीजिए। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी होगी 2x इक्वल्स टू किसकी आ गया, dt बाई डी एक्स। सो डी एक्स विल बी इक्वल्स टू dt अपॉन 2x। अब इंटीग्रेशन के अंदर हम लिखेंगे 2x, एक्स स्क्वायर को हमने t पुट कर लिया, सो t प्लस 1 t प्लस 2, और यहाँ पर dx की जगह पर dt अपॉन 2x आ गया। 2x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, अब हम विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। सो इज इक्वल टू a अपॉन क्या लेंगे, t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 रह जाएगा, b इंटू क्या रह जाएगा, t प्लस 1 रह जाएगा। अब आप t की कोई भी 2 रैंडम वैल्यूज़ पुट कर लीजिए और a और b की वैल्यूज़ को निकाल लीजिए। सो अगर t की वैल्यू को मैं -2 पुट करती हूँ तो a तो 0 हो जाएगा, सो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1 आ जाएगी। अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट कर देती हूँ तो b 0 हो जाएगा, सो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। सो इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, a की वैल्यू है 1 अपॉन t प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dt, प्लस b की वैल्यू है -1 अपॉन t प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dt। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, लॉग मॉड ऑफ t प्लस 1 माइनस लॉग मॉड t प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अब यहाँ पर ये log m है, ये log n है, सो इसका फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। सो log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर t की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट विल बी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैम्पल ऑफ 2 आइटम्स drawn 1 by 1 without replacement from an urn containing 6 items। तो एक urn है जिसके अंदर क्या है, 6 items हैं टोटल। ठीक है, और जो 2 हैं वो उसमें डिफेक्टिव आइटम्स हैं और जो बाकी बच गई वो नॉन डिफेक्टिव है, यानी कि 4 जो हैं वो नॉट डिफेक्टिव हैं। हमने इस urn में से 2 आइटम्स निकालनी है यहाँ पर 1 by 1 करके और विदाउट रिप्लेसमेंट। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जैसे एक आइटम निकाल ली तो फिर उसको वापस नहीं रखना है, फिर सेकंड आइटम हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर 6 आइटम्स में से कितनी आइटम्स निकालनी है, 2 आइटम्स निकालनी है। ठीक है, सो लेट हम मान लेते हैं कि x जो है वो यहाँ पर कैपिटल X जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 0 मतलब कि कोई भी डिफेक्टिव ना आइटम हो। 1 डिफेक्टिव आइटम भी हो सकती है, 2 डिफेक्टिव आइटम्स भी हो सकती हैं, है ना, यही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइटम निकालेंगे। सो आइटम क्या होगी, अगर डिफेक्टिव आइटम नहीं है तो कितनी नॉन डिफेक्टिव है, 4 डिवाइडेड बाय 6, यही होगी, मल्टीप्लाई बाय। हमें क्या करना है, फर्स्ट आइटम निकाली फिर दूसरी आइटम निकालनी है। जब हमने दूसरी आइटम निकाली सो यहाँ पर टोटल आइटम्स कितनी रह गई, 5, क्योंकि एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। और नॉट डिफेक्टिव वाली कितनी रह गई, 4 में से 1 निकल गई, 3 रह गई, क्योंकि डिफेक्टिव वाली तो आ ही नहीं सकती क्योंकि x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल रही हैं। सो दिस विल बी 12 अपॉन 30। ठीक है, समझ गए।
अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक डिफेक्टिव आइटम होगी, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डिफेक्टिव आइटम होगी, तो इस केस में हम इस तरह से करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पहली बार निकाली नॉट डिफेक्टिव आ गई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव। ऐसा क्यों? पहली बार निकाली तो नॉट डिफेक्टिव आई, दूसरी बार निकाली तो डिफेक्टिव आ गई, क्योंकि एक ही डिफेक्टिव निकलेगी, दूसरी तो ऑब्वियसली नॉन डिफेक्टिव होगी। सो प्लस पहली बार में डिफेक्टिव आ गई, दूसरी बार में नॉन डिफेक्टिव आ गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव वो कितनी होगी 4/6, डिफेक्टिव कितनी है 2/5, क्योंकि हम एक ऑलरेडी निकाल चुके हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, अब डिफेक्टिव आइटम 2/6 हो जाएगा क्योंकि टोटल आइटम 6 में है। नॉट डिफेक्टिव कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/5। ओके, सो ये आ गया हमारे पास 8/30 प्लस 8/30, यानी कि 30 एलसीएम हो गया, 8 + 8 16 हो गया। सो ये कटिंग करेंगे, सो ये आ जाएगा 8/15। नेक्स्ट चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, यानी कि दोनों ही डिफेक्टिव हैं। अगर दोनों ही डिफेक्टिव हैं सो पहली बार में निकालेंगे 2/6, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम्स 2 हैं, टोटल आइटम 6 हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/5, सो ये आ गया 2/30, राइट। अब एक टेबल बनाएंगे हम यहाँ पर। सो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या थी, 0, 1 एंड 2। सो p ऑफ x इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है 12/30, 8/15 और 2/30। ये 8/15 की जगह पे आप 16/30 भी लिख सकते हैं इजी करने के लिए, क्योंकि सब में नीचे डिनोमिनेटर में 30 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, pi xi दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये xi हो गया और ये p ऑफ x हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 0, ये आ गया 16/30, ये आ गया 4/30, ठीक है। और इनको ऐड करोगे आप तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/30, 0 0 कैंसिल, दैट इज़ 2/3। तो इतनी ये है मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैम्पल ऑफ 2 आइटम्स ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करनी है e⁻x इंटू sin 2x dx। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले हमें चूज़ करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, तो हम ये आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऊपर है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। पहले तो ये करना है। सबसे पहले हम इसको i सपोज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ i की e⁻x sin 2x dx, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो sin 2x का डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर ex dx और ये इस पूरे की भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। चलिए सॉल्व करिए। sin 2x e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, ये हो जाएगा cos 2x, 2 आगे आ जाएगा क्योंकि 2x की 2 होती है, 2 cos 2x हो गया, इंटू इसकी इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब ये बन गया e⁻x sin 2x माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर बन गया हमारे पास e⁻x देन अगेन cos 2x, ठीक है, साथ में dx। अब फिर से यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व करेंगे। e⁻x cos 2x dx की इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पर सेम cos, सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन cos 2x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x आ जाएगा माइनस sin 2x, 2 sin 2x, है ना, और साथ में e⁻x ये आ गया, ये हो गया e⁻x cos 2x माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया,
अंदर बचा e की पावर x इंटू साइन 2x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा जो फंक्शन मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो वापस से बन गया। इसको क्या सपोज किया था, i सपोज किया था। सो i लिख देंगे e की पावर x cos 2x। तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, e की पावर x साइन 2x माइनस 2 इंटू ई की पावर x cos 2x प्लस 2i। इधर भी i है, i इज इक्वल टू ई की पावर x साइन 2x माइनस 2 ई की पावर x cos 2x माइनस ऑफ 4i। 4i को अगर हम इधर ले जाएं तो 5i हो जाएगा, और इन दोनों में से हम क्या करेंगे, अपना e की पावर x जो है वो कॉमन ले सकते हैं या ऐसे ही रहने दे सकते हैं। e की पावर x साइन 2x माइनस 2 e की पावर x cos 2x। तो i आ गया 1, इधर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। सो i आ गया आपके पास 1/5 इंटू ई की पावर x साइन 2x माइनस 2 ई की पावर x cos 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब आपकी सारी ये सॉल्व हो गई थी ना, तो आपने यहीं पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ऐड कर देना है। सो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स के आगे ये टर्म है, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो हम इसको डिवाइड करेंगे बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पूरी इक्वेशन को। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमारी जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है ना। तो इस फॉर्म की तो चेंज हो गई है। सो इसको अगर कंपैरिजन करें सो p की वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। सो e टू द पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इसकी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो बहुत बार ये इंटीग्रेशन रिपीट होती है। याद ही रख लो कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आनी है। सो पुट करो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, 2x आ जाएगा dt अपॉन dx के इक्वल, dx आ जाएगा dt अपॉन 2x। सो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 2x अपॉन t dt अपॉन 2x। 2x से 2x कैंसिल, इसकी इंटीग्रेशन होगी log mod t, और t की वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 e टू द पावर log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। e और log आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका हमें सोल्यूशन लिखना है। सो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू q क्या है आपका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कट गया। सो इंटीग्रेशन करनी है हमें रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 की, और इधर क्या है हमारे पास y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ा है हमने एक इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x बाई 2 हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे x बाई 2
तो ये आ जाएगा x/2, यहाँ पर x² प्लस 4, सो a² की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 2 हो गया 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. So this is the general solution of this differential equation. So next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे. तो इस LPP प्रॉब्लम को हमें ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करना है. तो मिनिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, कुछ रैंडम वैल्यूज़ ऑफ x और y पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरे की वैल्यूज़ आ जाएंगे. तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दी हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पर 20 आ जाएगी. x की वैल्यू अगर 40 पुट कर दी हूँ तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी. इसी तरह से बाकी इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर लेते हैं. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30. तो यहाँ पर y की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करूँगी. y की वैल्यू 0 तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और अगर y की वैल्यू 30 तो इसकी वैल्यू 0. देन लास्ट इक्वेशन जो है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60. तो इसमें आप x की या y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो. सो x की वैल्यू अगर मैं 15 सब्सटीट्यूट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 15 इंटू 4 60 होता है, तो y की वैल्यू 0 बन जाएगी. और अगर इसकी वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 20 हो जाएगी. ठीक है, ये बन गया हमारे पास. अब हम यहाँ पर इसको ग्राफ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, और हम यहाँ पर 10-10 के डिफरेंस पे यहाँ पर लेंगे. ठीक है, ये एक्यूरेट तो तब बनता है जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ. सो 30, 40, 50. ठीक है, सो यहाँ पर आ गया. सबसे पहला है 0,20. तो 0,20 प्लॉट हो गया एंड 40,0. सो ये मेरी पहली लाइन जो है वो प्लॉट होके आ गई है. ठीक है, देन सेकेंड लाइन है 10,0, देन 0,30. ठीक है, सो ये मेरी सेकेंड लाइन जो है वो भी प्लॉट हो गई है. ठीक है, देन थर्ड लाइन है मेरी 15,0. तो यहाँ पर मिडल में आएगा 15,0 एंड 0,20 ये आपका आ गया. ठीक है, सो ये मेरे पास इस तरह से ये प्लॉट होके आ गई है. तो जब आप इसका लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करोगे तो आपका ये वाला जो रीजन है वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, ये आपका फिजिबल रीजन बन गया. अब हम लिखेंगे यहाँ पर इसके कॉर्नर पॉइंट्स. ठीक है, और अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेक करेंगे. 20x प्लस 10y. सो सबसे पहले इसके लिख लेते हैं हम यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स. तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 4 कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं. एक तो आपको ये साफ नज़र आ रहा है 15,0. दूसरा ये आपको नज़र आ रहा है 40,0. ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पर और यहाँ पर मिलेगा. 2 पॉइंट्स मिलेंगे. जब एक्यूरेटली करोगे तो ये सही से आपको नज़र आएंगे. 15,0 मिलेगा, 40,0 मिलेगा, 6,12 मिलेगा एंड द लास्ट वन मिलेगा आपको 4,18. ठीक है, आप करके देख लीजिएगा. कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज़. तो ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा हमारा 800, ये आ जाएगा हमारा 240 और दिस बिकम्स 260. ठीक है, तो मिनिमम किस पे है, मिनिमम है आपका 6,12 पॉइंट पे. यही आपको यहाँ पर बताना था. ठीक है, तो 6,12 पॉइंट पे 240 वैल्यू है और वो मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर है पहली इक्वेशन y² लेस देन इक्वल टू 2x. तो हम इसको ले लेंगे y² इज इक्वल टू 2x. और दूसरी इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4. तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा. अब y की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं. दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x. ठीक है, तो ये y की वैल्यू i कहाँ से है, अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लूँ तो y की वैल्यू हमारी सेकंड इक्वेशन से आई है. सो x² प्लस 16 माइनस 8x इक्वल्स टू 2x. सो हम इस 2x को भी इधर ले आते हैं. सो दिस विल बिकम माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0. अब इसके क्या करते हैं, हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं हम यहाँ पर. सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 8 माइनस 2 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0.
सो एक फैक्टर x-2 बन गया, एक फैक्टर x-8 बन गया। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर 2 and 8। अब जब हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 4 दैट इज़ -2। तो हमारा जो एक पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 2, -2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। और जब हमारे पास x की वैल्यू 8 है सो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा हमारा 8, 4। तो अब हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं 2, -2 एंड 8, 4, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो है वो हमारी y² = 2x है, ठीक है। तो ये हमारी होती है राइट पैराबोला। तो राइट पैराबोला मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया है। अब इसके ऊपर ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं वो प्लॉट करेंगे। तो 2, -2 ये पॉइंट हो गया, 8, 4 ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। तो लाइन भी हमारी ड्रॉ हो गई। तो ये लाइन जो है वो 4, 0 से पास होते हुए इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो रीजन है वो ये वाला आ गया है, ठीक है। अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, अब यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, 2, -2 पॉइंट है, ये हमारा 8, 4 पॉइंट है, और ये वाला जो है हमारा 4, 0 पॉइंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू लें यानी कि -2 से लेके 4 तक हमारा रीजन है। सो इंटीग्रेशन -2 से लेके 4 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक y² = 2x है, एक हमारे पास y = x-4 है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, y + 4 हो जाएगी। सो y + 4 माइनस इसमें से भी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगी y²/2, ठीक है। तो ये करना है y + 4 माइनस y²/2, यानी कि लाइन की इक्वेशन में से हमने पैराबोला की इक्वेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए और फिर वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो y की इंटीग्रेशन y²/2, इसकी 4y माइनस y³ 3 / 6 हो गया। यहाँ पर हम -2 to 4 यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर /2 प्लस 4 × 4 माइनस 4 का क्यूब /6 माइनस -2 पुट करना है आपको, -2 का स्क्वायर /2 माइनस 4 × -2 प्लस -2 का क्यूब /6। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 / 2 8 हो गया, 16 हो गया, 4 का क्यूब हो गया 60, 4 4 = 16, 3 4 = 64/6, -2 का स्क्वायर 4 / 2 2, माइनस प्लस हो गए, 4 2 = 8 प्लस यहाँ पर -8 / 6, ठीक है। ये ओके, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 16 24 -32/3 -2 + 8 ये हो गया प्लस का 6 -4/3, ठीक है। अब 3 हमारा एलसीएम हो गया, 24 3 = 72 -32, 6 3 = 18 -4। सो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 40 + 14 / 3 दैट इज़ 54/3 दैट इज़ इक्वल्स टू 18 यूनिट्स, ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। सो मूव करते हैं अपने सेक्शन डी पे। तो इसमें हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून। तो स्फेरिकल बलून है तो मतलब स्फेयर की बात की गई है। अब सरफेस एरिया की बात करी गई है तो हम मान लेते हैं कि सरफेस एरिया इसका S.A है या SA मान लीजिए, इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm²/सेकेंड। तो जो इसका सरफेस एरिया है वो पर सेकेंड मतलब टाइम के हिसाब से क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि हमें गिवन क्या है, सरफेस एरिया को हम सपोज कर लेते हैं A अपनी कन्वीनियंस के लिए। सो हमारा जो DA/DT गिवन है वो यहाँ पर है 2 cm²/सेकेंड। एट वॉट रेट इट इज़ अ वॉल्यूम। तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है V इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि हमें dV/dt जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है जब रेडियस जो गिवन है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं एरिया से, क्योंकि एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है। तो एरिया क्या होता है, 4π² हमारा स्फेयर का।
है ना। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर t के साथ कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करो, दैट इज़ 8 पाई आर और साथ में हमें डी आर बाई डी टी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी करी है। सो डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, सो 2 डाल दिया हमने, 8 पाई आर, साथ में आ गया डी आर बाई डी टी, और ये 8 पाई आर को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। सो ये आ जाएगा 1/4 पाई आर इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। सो ये डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब हम वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन कर दें डी वी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 4/3 पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, और साथ में डी आर बाई डी टी। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 4 पाई आर स्क्वायर। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1/4 पाई आर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, सो यहाँ पर सिर्फ आर बचा, ठीक है। डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर हो गया, और रेडियस की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पर हम निकाल रहे थे डी वी बाई डी टी, है ना। तो ये वॉल्यूम जो होता है वो होता है क्यूब, और ये हो गया पर सेकेंड टाइम का। सो डी वी बाई डी टी फॉर दिस क्वेश्चन इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन तो देखो आसान है, बट काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है चीज़ों का। तो अब चलते हैं हम 33rd क्वेश्चन पे अपने। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल द नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो हमें शो करना है कि एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम रियल टू रियल, यानी इसकी डोमेन भी रियल नंबर्स है और रेंज भी रियल नंबर्स है। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 1/x, तो हमें यहाँ पर इसको शो करना है कि ये 1/1 फंक्शन भी है और ये ऑन2 फंक्शन भी है। तो 1/1 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 वैल्यूज सपोज करेंगे जो कि इस रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगी। सो लेट x1 x2 belongs to R such that f of x1 is equal to f of x2। f of x1 कैसे निकलेगा, x की जगह पे x1 आ गया, 1/x1 हो गया, 1/x2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यहाँ पर मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 या x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि f जो है दिस इज़ अ 1/1 फंक्शन, ऐसे प्रूव करते हैं। अब हम ऑन2 के लिए क्या करेंगे, अब हम ऑन2 के लिए y बिलोंग्स टू r सपोज करेंगे। सो y किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x के बराबर हो जाएगा। f ऑफ x क्या है आपका 1/x है, इधर y रहेगा, इसकी इंटरचेंज करो पोजीशंस, तो x जो है वो 1/y के इक्वल आ गया, 1/y के इक्वल आ गया। अब हम वापस से अपने फंक्शन को चेक करेंगे। सो f ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/y लिख सकते हैं। सो फंक्शन क्या था हमारा 1/x, x की जगह पर अब हम क्या डालेंगे, x की जगह पर अब हम 1/y डालेंगे, तो वो किसके बराबर हो गया, y के इक्वल बराबर हो गया। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सो देयरफॉर फंक्शन जो है वो हमारा ऑन2 फंक्शन b है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, हमें इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का। उसी ए इन्वर्स को यूज़ करके ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को निकालना है। तो ये बहुत ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पिछली वीडियो मैंने आपको करवाया था पिछले प्रैक्टिस पेपर में भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 2 × -2 -4 माइनस प्लस 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × -2, ये हो गया हमारे पास -6 एंड प्लस 4। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 × 1 3 -2, तो ये आ गया मेरे पास 0 -2 + 1, ये हो गया -1 के इक्वल, जो कि बराबर नहीं है 0 के। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
तो दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A11, A12, A13, ये हमें फाइंड आउट करना है। देन A21, A22, A23 फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है A31, A32 एंड A33 फाइंड आउट करना है। पहले साइंस लगा लेते हैं। बताया था मैंने आपको प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं A11। तो सबसे पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये सेम ही होगा 0, ठीक है, ये हमने निकाला था। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 हो गया, तो ये +2 के इक्वल आ गया। 3 - 2 ये 1 हो गया, ये तो सेम ही रहेंगे। देन आ जाते हैं हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो -3 × -2 6 हो गया, 6 - 5 कितना हो गया 1, दैट इज़ -1 बन गया। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × -2 -4, -4 - 5 -9, सो -9 हो गया, -9, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 × 1 + 3 5, तो ये हो गया -5। ऐसे हम ये वाला सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 23 +23 और ये बन जाएगा +13, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए A इनवर्स अब लिखते हैं, = 1/-1, ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू पुट कर दी, एडजॉइंट A की मैट्रिक्स पुट कर दो। एडजॉइंट A की मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 0 2 1, 0 2 1, देन -1 -9 -5 2 23 एंड 13। सो ये आ गया आपका A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स आ गया। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं, अब पहले यहाँ पर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख लेती हूँ दोबारा से। 2x - 3y + 5z = 11, देन 3x + 2y - 4z = -5, देन x + y - 2z = -3, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। सो मैट्रिक्स बनेगी, इसके कोफिशिएंट्स आपको लिखने हैं। सो मैट्रिक्स बनेगी 2 3 5, देन 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। और साथ में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर x y z = 11 -5 -3। किस फॉर्म की होती है ये, ax = b, यही फॉर्म की होती है। अब ax = b है, तो हमें यहाँ पर x, ये x y z की वैल्यूज़ को निकालना है। तो x = किसके बराबर आ जाएगा, A इनवर्स b के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये वही A मैट्रिक्स है जिसका आपने इन्वर्स अभी फाइंड आउट किया है। तो इसका इन्वर्स तो हमें ऑलरेडी पता ही है। सो x = हम सीधा लिख देंगे -0 -1, देन 2 2 -9 23 1 -5 13 और साथ में आपकी B मैट्रिक्स यानी कि 11 -5 -3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 × 11 0, -1 × -5 कितने हो गए +5, देन 2 × -3 कितने हो गए -6। देन सेकेंड रो को इस पूरे कॉलम के साथ 2 × 11 22, देन -9 × -5 दैट इज़ +45, 23 × 3 दैट इज़ -69, then 1 × 11 11, -5 × -5 +25, then 13 × -3 -39, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। बाहर हमारे पास यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर 69 में से 22 और 45 को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा -2 और यहाँ पर -3। तो बाहर माइनस है तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 1 2 3 हो जाएंगी। यहाँ पर भी ना आपको मैट्रिक्स ही लिखनी है x y z। अब आप देखिए कि x की वैल्यू आपकी 1 आई है, y की वैल्यू 2 आई है और z की वैल्यू 3 आई है। तो इस तरह से आपको ये स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो यहाँ पर देखो a और b जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा।
एंगल 30 डिग्री टू ईच अदर, यानी कि थीटा जो है वो यहाँ पर 30 डिग्री है। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है विद दीज टू एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है। तो लेट्स मान लेते हैं कि पहली एडजेसेंट साइड्स p वेक्टर मान लेते हैं, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, और दूसरी मान लेते हैं q वेक्टर दैट इज 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर इनटू q वेक्टर। अब ज़्यादातर जो बुक्स में आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा a वेक्टर इंटू बी वेक्टर, है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो नाम ना ऑलरेडी यूज्ड थे, इसलिए मैंने यहाँ पर p वेक्टर और q वेक्टर ले लिया है। सो इसकी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। सो a वेक्टर इंटू 3a वेक्टर, यानी कि 3 इंटू a वेक्टर इंटू a वेक्टर, देन a वेक्टर इंटू b वेक्टर, ये हो गया मल्टीप्लाई, देन 3b वेक्टर इंटू 3a वेक्टर, यानी कि 9 इंटू b वेक्टर इंटू a वेक्टर, देन प्लस 3b इंटू b दैट इज 3 इंटू b वेक्टर इंटू b वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड का साइन हमें यहाँ पर लगे रहने देना है। देन 3 इंटू a वेक्टर क्या हो जाता है 0, क्योंकि a वेक्टर इंटू a वेक्टर 0 होगा। देन a वेक्टर इंटू b वेक्टर, अब अगर इसे भी a इंटू b करना हो तो माइनस करना होगा, a वेक्टर इंटू b वेक्टर 3 इंटू 0। सो ये आ गया हमारे पास, ये तो 0 ही हो गया, तो बचा क्या, a वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस 9 इंटू a वेक्टर इंटू b वेक्टर। सो वो हो गया -8 इंटू a वेक्टर इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड की वजह से ये 8 पॉजिटिव हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू b वेक्टर। अब आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर इंटू b वेक्टर साथ में साइन थीटा। अब a वेक्टर और b वेक्टर तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो वैल्यू 1 होगी, और थीटा हमें गिवन था 30 डिग्री। सो वो हम पुट कर देते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो ये आ गया 4। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया यहाँ पर 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। सो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए i j k लिखेंगे, ठीक है, और इसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे 1 3 9 3 माइनस लैम्डा म्यू, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के। जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा माइनस जे कैप, तो जे कैप वाली रो छोड़ दो, म्यू इंटू माइनस 27। देन अब के कैप वाली रो छोड़ दो, माइनस लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो इसको 0 के इक्वेट कर दो, 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0, म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 9 आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू -9, और यहाँ से म्यू जो है वो 27 आ गया, ठीक है। सो म्यू 27 है और लैम्डा क्या है, -9 है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सेक्शन ई पे। तो यहाँ पर हमें 3 केस बेस्ड स्टडी या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के विद सब पार्ट्स। सो 36 क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज है, विनय, सोनिया एंड इकबाल। इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टन फार्म में प्रोसेस करते हैं। तो विनय प्रोसेस करता है 50% ऑफ द फॉर्म्स प्रोसेस करते हैं। सो हम यहाँ पर तीनों के पहले नाम लिख लेते हैं। सो विनय है, सोनिया है और इकबाल है। सो कितने परसेंटेज जो है वो विनय प्रोसेस करता है, 50%, सोनिया प्रोसेस करती है 20% और इकबाल प्रोसेस करता है 30% ऑफ द फॉर्म्स। अब विनय का जो एरर रेट है, एरर रेट कितना है, 0.06, सोनिया का है 0.04 और इकबाल का है 0.03। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सोनिया प्रोसेस करे फॉर्म को और कमिट करे एरर को? तो क्या प्रोबेबिलिटी है?
सो हम सीधा करेंगे 20% सोनिया का है ऑफ 0.04। 20% को हम लिखेंगे 20/100, 0.04 को लिख सकते हैं 4/100, 0 से 0 कैंसिल, 8 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज इक्वल टू 0.008। तो ये प्रॉबिलिटी है कि सोनिया अगर प्रोसेस करती है फॉर्म को और कमिट करती है एरर को। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। इस पे लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर। ठीक है, लेट मान लिया कि ए जो है वो इवेंट है कि वो एरर कमिट करते हैं, और E1, E2, E3 बी द इवेंट्स की विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस द फॉर्म। तो वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक p ऑफ e ऑफ i डिवाइडेड बाई a। इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 डिवाइडेड बाई a, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 डिवाइडेड बाई a, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 डिवाइडेड बाई a, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब इसी का थर्ड पार्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। तो रिक्वायर्ड आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकलेगी कैसे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि विनय जो है वो प्रोसेस करता है फॉर्म को, ठीक है, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो उसका विनय का एरर रेट है। ठीक है, प्लस अगर सोनिया करती है प्रोसेस फॉर्म को इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनिया का एरर रेट कितना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इकबाल प्रोसेस करता है फॉर्म को और इकबाल का एरर रेट जितना है। ठीक है, यही होगा। अब विनय अगर प्रोसेस करता है फॉर्म को तो 50% वो प्रोसेस करता है फॉर्म्स को, तो 50/100। एरर रेट कितना था इसका, 0.06। अब चेक कर सकते हैं, तो 6/100 प्लस सोनिया कितना करती है, 20% करती है, और एरर रेट कितना था 0.04, तो 4/100। इकबाल कितना करता है, 30% करता है, और एरर रेट कितना है 0.03, यानी कि 3/100। सो इसको हम करेंगे 300/10,000 प्लस 80/10,000 प्लस 90/10,000। सो 10,000 हमारा LCM आ गया, ऊपर आ गया 300 प्लस 80 प्लस 90, दैट विल बी इक्वल्स टू 470 डिवाइडेड बाय 10,000, सो इट विल बी इक्वल टू 0.047। So this is the total probability of committing an error. तो क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पर क्लास 12th का स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बोला गया था। लेट A, B, C आर द 3 नॉन ज़ीरो वैक्टर्स। तो पहला पार्ट में उसने पूछा है कि A एंड B आर सच दैट, इस तरह से हैं, तो क्या रिलेशन है दोनों वैक्टर्स के बीच का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम इनको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर इंटू B वेक्टर, है ना। इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, A वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, B वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2A वेक्टर इंटू B वेक्टर। ये तो आमने सामने जो हैं वो कट जाएंगे और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो ये 4A वेक्टर इंटू B वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब अगर कोई दो वेक्टर्स हों और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, सो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो ये रिलेशन है दोनों वेक्टर्स के बीच का। देन सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। अगर A वेक्टर ये गिवन है और B वेक्टर ये गिवन है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2A प्लस B वेक्टर चाहिए, सो ट्वाइस ऑफ A वेक्टर चाहिए, है ना। पहले तो ट्वाइस ऑफ A वेक्टर कर लेते हैं। सो A वेक्टर क्या है, i कैप माइनस 2j कैप, सो दिस विल बी 2i कैप माइनस 4j कैप।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 2a वेक्टर में b वेक्टर ऐड करना है। सो 2a वेक्टर क्या है, 2i माइनस 4j, और इसमें b वेक्टर ऐड कर दो, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ऐड करके क्या आएगा, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए a वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर, तो यहाँ पर ना b वेक्टर का भी ट्वाइस कर लेते हैं। सो ट्वाइस ऑफ b वेक्टर, 2i कैप j कैप प्लस 3k कैप, दैट इज इक्वल टू 4i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। अब क्या करना है, a वेक्टर में से ट्वाइस ऑफ b वेक्टर माइनस करना है। तो सो a वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर करना है। सो a वेक्टर है i माइनस 2j कैप माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। सो दिस बिकम्स माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो एक इसका और एक इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। सो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए i j k लिखूँगी, कॉफिशेंट्स लिखूँगी 4 माइनस 3 3, और इसके कॉफिशेंट्स हो गए माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, यहाँ पर i कैप लिखेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 6 18, माइनस माइनस हो गए प्लस, 4 3 ज़ा 12, माइनस j कैप, अब j कैप वाली रो छोड़ देंगे, 4 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 24 प्लस 9, देन प्लस k कैप, अब माइनस 16 माइनस 9। सो दिस बिकम्स 30i कैप माइनस 24 में से 9 गए 15, और माइनस 15 हो गए तो प्लस 15j एंड माइनस 25k। तो ये आ गया आपका इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब 2a प्लस b क्या था, 2a प्लस b ये था आपका, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 4i माइनस 3j प्लस 3k कैप। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, ये जो आपके पास आया है 30i कैप प्लस 15j कैप माइनस 25k कैप। सो डॉट प्रोडक्ट करो, कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है आई कैप वाले को आई कैप के साथ, यानी कि 120 माइनस 3 इंटू 15 माइनस 45, और 3 इंटू माइनस 25 दैट इज माइनस 75 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 के। सो ये आगे इसकी वैल्यू 0 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सो लेट ए बी एंड सी बी द यूनिट वैक्टर्स। तो यूनिट वैक्टर्स हैं, तो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, सच दैट कि उन ए और बी का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर ऑल्सो। और एंगल जो है वो बी और सी के बीच में कितना गिवन है -π/6 गिवन है। और आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर ए आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से कॉम्बिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, है ना, लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल अगर हम लिखें तो ये होता है इसका कि हमारा ए वेक्टर ऊपर आता है और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आता है। अब यहाँ पर ए वेक्टर किस किस के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ठीक है, यही बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस, और नीचे है मैग्नीट्यूड मैं ये वाला बी वेक्टर और सी वेक्टर का। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, बी वेक्टर सी वेक्टर और साथ में साइन थीटा, और थीटा की हम वैल्यू यहाँ पर पुट्टी कर देते हैं, दैट इज -π/6 प्लस माइनस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और इनके मैग्नीट्यूड्स 1 ही है
साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी प्लस माइनस 2, दैट इज़ 2b वैक्टर इंटू c वैक्टर। सो ये आ गया आपके पास जो a कैप यानी कि यूनिट वेक्टर a की वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, अपने प्रैक्टिस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। तो इसकी देखो थ्योरेटिकल पार्ट कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, बट वही डेफिनेशन से लिखी हुई हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ f of xy is a homogeneous function of degree 0 whereas a function is a homogeneous of degree n, कि अगर f जो है वो लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा की पावर n f इंटू एक्स कॉमा वाई। तो हम बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू वाई एक्स पुट करते हैं और फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो जो हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा वही यहाँ पर थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेसिकली एक हेल्प है टू सॉल्व द बिलो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, शो दैट कि ये इक्वल टू 0 है, इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर dy है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम 2xy dy को इधर ही रहने देते हैं और ये जो सारा है इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स। अब अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2xy, ठीक है। ये कर सकती हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर मैं इसके नीचे ले जाती हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये जो एक्स स्क्वायर था वो मैं इसके नीचे ले गई। सो ये बन गया मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक एक्स एक्स से कट किया, सो दिस बिकम्स 2 इंटू वाई बाई एक्स। ये बन गया मेरे पास। अब देखो ध्यान से कि आपकी जो dy बाई डी एक्स है वो y बाई एक्स की फॉर्म की बन गई है ना। सो ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू g ऑफ y बाई एक्स। हैंस प्रूव्ड कि ये इसी इक्वेशन टाइप ऑफ इक्वेशन की है। सेकेंड पार्ट में हमें इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो हम पहले पार्ट में से अपना dy बाई डी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स था मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। कौन से स्टेप में निकाला था, ये वाले स्टेप में, ठीक है। चलिए इसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, नॉर्मल जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पुट क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर किसी बच्चे को भूल भी जाए तो आपकी ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये देखो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, तो यहीं से पढ़कर आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो जाता है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, है ना। डिफरेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो ये है हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पर क्या करिए, y की जगह पर vx पुट कर दीजिए। सो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। चाहे तो आप v को इसी स्टेप में इधर ले जाइए और यहाँ पर इज इक्वल टू लगा दीजिए। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1, नीचे हो गया 2x स्क्वायर v माइनस वी एक्स dv बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट किया, सो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v इज इक्वल टू एक्स dv बाई डी एक्स। एलसीएम ले लेते हैं। सो
एलसीएम आ गया 2v, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल्स टू x dv बाई dx. सो दिस बिकम्स माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v इक्वल्स टू x dv बाई dx. अब क्या कर सकते हो, माइनस आप कॉमन ले लो, तो दिस बिकम्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू x dv बाई dx. अब हमें क्या करना है, सेपरेट करनी है वेरिएबल्स, यानी कि v वाले वेरिएबल एक साइड पे कर लो और x वाले वेरिएबल्स एक साइड पे कर लो. ठीक है, तो x और dx को उठाकर मैं इधर ले आती हूँ. सो 1 अपॉन x हो गया और साथ में dx हो गया, और ये v वाले वेरिएबल्स को इधर ले आती हूँ. 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, x के साथ ही माइनस यहाँ पर छोड़ आती हूँ dv. ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेशन कर देते हैं. इंटीग्रेशन कर दी, सो इंटीग्रेशन ऑफ v वाले को ना मैं इधर लिख रही हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लेती हूँ 1 अपॉन एक्स dx. इसकी इंटीग्रेशन हमें बहुत बार मैंने सॉल्व करके बताई हुई है. 1 प्लस वी स्क्वायर को आप t पुट कर लेना तो सिंपल आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पर log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर. ठीक है, मॉड ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर. तो बहुत ही बार सॉल्व करी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ. सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम log c लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को तो हम कैसे भी करके लिख सकते हैं. ठीक है, सो इस log x को हम इधर ले आते हैं. 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल टू log c. अब यहाँ पर ये दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, सो दोनों में log है. सो दिस बिकम्स x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू log c. अब log हट सकता है, सो ये आ गया इज इक्वल टू c. सो अब यहाँ पर v की वैल्यू दोबारा से सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब v की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस स्टेप से. v की वैल्यू बन जाएगी y अपॉन x, y अपॉन x का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू c. x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c. अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c. तो एक x के साथ कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू c, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू एक्स. सो ये मेरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है.